Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing great. In this video, we are going to discuss about second part of introduction to cost accounting. Yes, we have done first part and already we have done majorly part and we have covered all of the things which is very important for cost accounting. But yes, today we are going to discuss some major points. This is very important as well as per the point of view of exams. तो चलिए आज की क्लास में हम वो डिस्कशन करते हैं. कुछ थोड़े थोड़े मेजरली पार्ट्स रह गए थे जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करने हैं. कल की क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जैसे कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के से रिलेटेड अकाउंटिंग क्या है, सब कुछ हमने कल कर लिया था. आई होप आप सभी को नोट्स का पीडीएफ यहाँ पे शो हो रहा होगा. मेरे पास भी नोट्स हैं. चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरव्यू हमने कल अच्छे से देख लिया था. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, सब देख लिया था. कॉस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, लिमिटेशंस क्या है. ठीक है, सब चीजें हम लोगों ने डिटेल यहाँ पे कंप्लीट की थी. उसके बाद हम देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप भी हमने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का. ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेजेस भी हमने देख लिए थे कॉस्ट अकाउंटिंग के. इसमें से आपको याद कुछ नहीं करना, अगर आपने पढ़ा है दिस इज मच इनफ. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्टिंग मेथड्स और उसकी टेक्निक्स क्या है. तो यहाँ पे हमने कल इसे छोड़ा था क्लास को. तो आज की क्लास में हम यहीं से अपना स्टार्टिंग करते हैं. ठीक है, देखिए कॉस्टिंग मेथड्स क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, बात ये है. ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स है ना, ये आप पढ़ने वाले हो यूनिट नंबर 4 में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट नंबर 4 इन द सेंस कि वहां पे क्या है ना, वहां पे 5 मेथड्स आपको मेजरली अच्छे से वहां पे उसके अकाउंट्स बनाए गए, सारी चीजें हैं वहां पे, डोंट वरी. और एक चीज और, इस चैप्टर से एक PYQ आया हुआ था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ था इस चैप्टर से रिलेटेड. वो भी मैं एंड में आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि वो क्वेश्चन क्या है. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. मतलब मेरा ये माइंडसेट है, मतलब इस वीडियोस को बनाने का, कि मैं आपके साथ चैप्टर्स भी सारे अच्छे से डिफाइन कर दूं. उसके साथ में PYQs जो भी आए हुए हैं, जो भी PYQ आया हुआ है उसी मेजरली चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आप हैंड टू हैंड सॉल्व कर लो. तो आपके पास ना लोड कम रहेगा. मतलब एट द एंड आपके पास PYQs भी सॉल्व होंगे. आपने बुक से भी, मतलब मैंने नोट से भी आपको अच्छे से यहाँ पे कवर करवा रही हूँ हैंड टू हैंड. आपने चीजों को समझ भी रखा है, नोट्स भी बना रखे, तो आपके लिए सारी चीजें कवर हो जाएंगी. राइट, और यहाँ पे अभी आपको नोट्स कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है. इस वजह से मैंने आपके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं करवाया. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसमें नोट्स की कोई खास जरूरत नहीं है. ठीक है, अब देखिए कॉस्टिंग मेथड, क्योंकि आप जॉब कॉस्टिंग आगे डिटेल में पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आगे डिटेल में पढ़ोगे, बैच कॉस्टिंग आगे डिटेल में पढ़ोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग आगे डिटेल में पढ़ोगे, तो इतना कुछ आपको जरूरत नहीं है कि आप इसके बैच के नोट्स बनाओ. ठीक है, अब देखो कॉस्टिंग मेथड्स क्या, उसकी टेक्निक्स क्या. सबसे पहले हम यहाँ पे आपको 7 मेजरली गिवन है, एक वन करके इसे पढ़ते हैं. सबसे पहले देखो मेथड्स क्या होता है. द मेथड्स ऑफ वेट. ठीक है, The methods of costing refer to the process employed in the ascertainment of cost. Obviously मैंने आप सभी को बता दिया था कि कॉस्टिंग क्या है. वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कॉस्ट निकालते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, इतना ज्यादा आपको हाइप लेने की इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि जॉब कॉस्टिंग क्या है. जॉब कॉस्टिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, आउटपुट, सिंगल या फिर यूनिट कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसे हम सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं. और नेक्स्ट आपके पास आता है मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग. तो ये कुछ 7 कॉस्टिंग्स होती हैं. ठीक है, और बाकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले आज जो मेजर हमारा पार्ट है, दिस इज फर्स्ट वन इज जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग क्या होती है आपको ये देखना है. देखिए, जॉब कॉस्टिंग एक फॉर्म होती है जहां पे हम जॉब की तरह किसी भी काम को, किसी भी एक यूनिट को हम जॉब की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं सारी चीजें आपको कवर कराऊंगी. अब आप सुनिएगा सिर्फ जो मैं कह रही हूँ. ठीक है, देखिए आप लोगों ने कभी देखा होगा जब कोई भी उसकी शॉप होती है, सिलाई की शॉप होती है जिसे आप कहते हैं टेलर हर एक जो भी आपका प्रोडक्ट है, जितना भी आप उसे सामान देने जाओगे, वो एक जॉब की तरह आपकी सारी चीजों को ट्रीट करेगा. आपकी जो भी आपका काम है उसको एक जॉब की तरह ट्रीट करता है. दिस इज योर जॉब कॉस्टिंग. यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि एक वो फॉर्म, स्पेसिफिक ऑर्डर, एक देखिए जब आप टेलर के पास जाते हैं, आप अपना सूट का कपड़ा लेके जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक बहुत मतलब बल्क में आपका सूट बना के रख देगा. ऐसा नहीं, जब आप उसको इंडिकेशन दोगे, जैसा इंडिकेशन दोगे, जब दोगे तभी वो आपका काम स्टार्ट करेगा. यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जब आप एक जॉब की तरह ट्रीट करते हो, दिस इज योर जॉब कॉस्टिंग. यानी कि यहाँ पे हम सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग. हर एक प्रोडक्ट को सिंगल यूनिट पे हम जॉब की तरह ट्रीट करते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस, रिपेयर शॉप, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग. अब पेंटिंग है किसी के घर में तो सबके अलग अलग होती है. जब तक वो इंडिकेशन देगा, जैसा इंडिकेशन देगा कस्टमर, उसकी कस्टमर ओरिएंटेड होती है. तो जॉब कॉस्टिंग यही होती है जब एक पर्टिकुलर हम प्रोडक्ट के इनिशिएटिव सारा काम करते हैं. दिस इज योर जॉब कॉस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये हर एक जॉब के लिए अलग अलग होता है. ऑब्वियसली बात है, आप टेलर के पास गए तो ऐसा तो नहीं है
कि आप जैसा कपड़ा बनवा रहे हो वैसा ही सामने दूसरे को भी चाहिए, सबका अलग अलग चॉइस है, तो सब लोग अलग अलग तरीके से जो उसको इनिशिएट करवाते हैं, उसको बनवाते हैं, मतलब लेबर से काम करवाते हैं, दिस इज योर जॉब कॉस्टिंग, राइट। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, ठीक है। जब ये बहुत लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है कुछ जॉब कॉस्टिंग की तरह ही है, मतलब स्पेसिफिक चीज के लिए होता है ये भी, बट जॉब कॉस्टिंग क्या, ये शॉर्ट टर्म के, ये आपको याद रखना है। जॉब कॉस्टिंग जो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बट जो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। किसी भी एक सिंगल, ये भी होता सेम ही है दोनों, कि सिंगल यूनिट के लिए होता है। यहाँ पे भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आप समझ सकते हो, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो ये वही बात होती है। बट बिल्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए जो इनिशिएटिव है। बट अगर आप देखोगे कि जब आप टेलर के पास गए, आपने दिया 2 से 3 दिन में आपका कपड़ा सिल के दे देगा, सिंपल है। तो यहाँ पे वही है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। सेपरेटली हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सेपरेटली इंडिविजुअली वो क्रिएट करता है, तो वही दोनों सेम है, बट ये ड्यूरेशन का फर्क है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग हम नाम से भी समझ सकते हो कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए होता है, बट जो है वो यहाँ पे बैच में सामान बनता है। जैसे कि आइसक्रीम की बात करते हैं, आइसक्रीम कभी भी, जैसे कि कोन है, ठीक है, बटर स्कॉच कोन है, वो एक तो कभी नहीं बनेगा, बल्क में बनता है, जैसे कि 10 से 12 कोन एक साथ बनते हैं, ठीक है। तो यही वाली बात कह रहा है कि ये जो फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग होती है, स्पेसिफिक कॉस्टिंग होती है। यहाँ पे अंडर एक बैच के लिए, जैसे कि 12, फॉर एग्जाम्पल 12 बैच के लिए एक पूरी कॉस्टिंग तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसके अंदर 12 आइसक्रीम होंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो बैच में चीजें प्रिपेयर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा है रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, कुछ स्पेयर पार्ट्स हो गए, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज में जो काम होता है, ये ना बहुत सारे बल्क में बनता है, बैच में बनता है, तो इसको हम कहते हैं बैच कॉस्टिंग, ठीक है। वहां पे जो हम कैसे, मतलब बैच में जब चीजें बनती है उसकी कॉस्टिंग कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं बैच कॉस्टिंग। और ये हम इसका प्रोसीजर पूरा हम आने यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, कैसे इसको हम निकालते हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में। नेक्स्ट अब आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, तो आप नाम से भी पता कर सकते हैं, सारी बहुत ईजी है, मैं आपको बता रही हूँ। आगे आप अकाउंट्स बनाओगे, प्रोसेस अकाउंटिंग में प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि रॉ मटेरियल आपने डाला, उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू वो चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है, देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच ऑल कॉस्ट एक्यूमुलेटेड फॉर ईच स्टेज। हर एक स्टेज पे एक प्रोसेस होगा, जैसे रॉ मटेरियल डाला, फिर प्रोसेस 1 में कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद वो प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 3 में जाएगा, फिर आपके पास फिनिश गुड आएगा। ऐसे करके कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे कि जब शुगर इंडस्ट्रीज में देखा होगा ना, शुगर बनती है, ठीक है, वो शुगर केन को लाते हैं, फिर प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद वो शुगर, ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजें निकल के आते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्रीज में आपसे कहूँ कि जैसे कि कोई कच्चा, मतलब कच्चा माल क्या होगा, कपड़ा होगा, कपड़े को डाला आपने, स्टिचिंग का प्रोसेस नंबर 1 में उसकी स्टिचिंग, उसके बाद उसके बटन लगे, ये सारे प्रोसेस के थ्रू एक आपका शर्ट तैयार होता है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है सिंगल यूनिट या फिर आउटपुट कॉस्टिंग, तीनों एक ही नाम है। इसका मैं आपको मेजरली मतलब बताऊं, यानी कि ये सिंगल चीजों के लिए, आप पर यूनिट एक किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालने को हम कहते हैं सिंगल कॉस्ट यूनिट, ठीक है, सिंगल कॉस्टिंग, जिसे आप यूनिट कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली इसी के लिए आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस की गई थी कि आप पर यूनिट किसी भी चीज की कितनी कॉस्ट होगी वो निकालने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोज इंडस्ट्रीज में होता है जहां पे बहुत या तो एक प्रोडक्ट बन रहा होता है या फिर बहुत कम पैमाने पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जहां पे हम एक प्रोडक्ट, एक सिंगल यूनिट का भी हम निकाल सकते हैं, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू। तो उसके लिए जैसे कि ईट की जो आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, इनके लिए। नेक्स्ट आपके पास सर्विस कॉस्टिंग होती है। सर्विस कॉस्टिंग भी बहुत आसान है। सर्विस कॉस्टिंग जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हैं, सर्विस कॉस्टिंग होती है जो आपकी सर्विस से रिलेटेड होती है। जितनी भी चीजें आपकी सर्विस से रिलेटेड होंगी, दिस इज योर सर्विस कॉस्टिंग। यानी कि जब आप किसी भी चीज, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, टीचिंग में आपको यहाँ पे सर्विस दे रही हो, दिस इज कॉल्ड योर सर्विस कॉस्टिंग। यानी कि जब आप सर्विस देते हैं, सर्विस लेते हो, तो उसकी भी कुछ कॉस्टिंग होती है, उसमें भी कुछ पैसा लगा होता है, उस कॉस्टिंग को फाइंड करना ही आपका सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहलाता है। इनको हम अच्छे से और पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, ठीक है। ये कैसे फाइंड होती है, इसको हम कैसे निकालते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है मल्टीपल कॉस्टिंग, और जिसको हम कंपोजिट कॉस्टिंग कहते हैं। ये वो एप्लीकेशन, कंपोजिट यानी कि एक से ज्यादा, मल्टीपल आप लोगों ने कंपोजिट फैक्टर्स पढ़े होंगे, यानी कि एक से ज्यादा जो होता है, ठीक है। अब आपसे कहता है मल्टीपल यानी कि ऑब्वियसली एक से ज्यादा, तो उसको हम कंपोजिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। यानी कि इसमें कहता है इन्वॉल्व होता है यहाँ पे एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पे ये चीज कहता है कि ये जो मेथड्स है ना, यहाँ पे बहुत, मतलब एक से ज्यादा चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है, एक से ज्यादा कॉस्टिंग लगी होती है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि एयर कंडीशनर हो गए, कार्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इनके अंदर ना एक कॉस्टिंग नहीं लगी होती, इसके बहुत सारी कॉस्टिंग होती है, मल्टीपल कॉस्टिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक चीज के लिए, यहाँ पे जैसे आप एसी को देखो,
एयर कंडीशनर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हर एक यूनिट के लिए अलग अलग कॉस्टिंग चार्ज होते हैं। प्लास्टिक की अलग होती है, यहाँ पे उसके अंदर जितने भी मशीनरीज लगे होते हैं वो प्रोसेस से थ्रू होके निकलती है। तो यहाँ पे जितनी भी हमने अभी तक कॉस्टिंग पढ़ी है ना, वो सारी की सारी कॉस्टिंग अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज होती है। इन्हीं को हम कहते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग या फिर कंपोजिट कॉस्टिंग, राइट। तो ये तो था आपकी कुछ कॉस्टिंग के मेथड्स जो थे वो ये आपको अच्छे से वो क्लियर हो गए होंगे। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है सिर्फ, बाकी हम आने वाले चैप्टर्स में इन्हें अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, आई होप आप सभी को इन सारी चीजों के डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि टेक्निक्स क्या है। कुछ टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू हम कॉस्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास टेक्निक्स गिवन है, दिस इज योर 5 टेक्निक्स। तो ये अच्छे से कर लो, ये एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं कि आप इनको शॉर्ट नोट बताओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है या फिर बजटरी कॉस्टिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है। ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट नोट में आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से ओवरसी करते हैं। उसके बाद हम तो देखिए हम लोगों ने कॉस्टिंग के मेथड्स पढ़ लिए, अब हम यहाँ पे कॉस्टिंग के कुछ टेक्निक्स देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफी चीजें आपको एनालाइज करके देगी। सबसे पहले आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई होप आप सभी को यहाँ पे पीडीएफ शो हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप नोट्स में देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं, ये टेक्निक है कॉस्टिंग की, यानी कि कॉस्ट को निकालने की एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी एक, आप नाम से समझ सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग भी कहते हैं। यानी कि हम स्टैंडर्ड को पहले सेट कर लेते हैं कि हम इतना, मैंने आप सभी को बताया था। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये मार्कर है, मैंने पहले से इसको प्री डिटरमाइन कर रखा था, इसकी कॉस्ट ना 8 रुपए आने वाली है, बट एक्चुअल में इसकी कॉस्ट कितनी है। जब हम मतलब प्री डिटरमाइन, हमने एक प्री डिटर्मिनेशन होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं, कि जब हम किसी भी कॉस्टिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करने जाते हैं तो हमें पहले से ना एक प्लानिंग, जैसे आप कहते हो, पहले से हम प्री डिटरमाइंड उसे सेट कर लेते हैं कि हाँ यार ये कॉस्टिंग आ सकती है। तो हमने इसे जैसे माना 8 रुपए कॉस्टिंग, तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हुई 8 रुपीज। तो दिस इज व्हाट इज दिस सेइंग कि ये वेरी वैल्यूएबल टेक्निक होती है कॉस्टिंग को कंट्रोल करने की। ऑब्वियसली बात, आप चीजों को पहले डिटरमाइन अगर करके रखोगे तो आप चीजों को बाद में क्या कर सकते हो, बाद में कंट्रोल कर सकते हो। बाद में आप लोग उसको एनालाइज करके उसको, तभी तो आप कंपेयर करोगे। जब तक आपने कुछ भी प्रीडिटरमाइंड सेट ही नहीं कर रखा है तो आप कंपेयर किसके साथ करोगे। तो वही कहता है यहाँ पे कि ये टेक्निक जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रीडिटरमाइंड होती है एज अ टारगेट, कि हाँ मुझे 8 रुपए का ही मुझे प्रोडक्ट बनाना है, कम ज्यादा हम उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं। इसमें कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो होती है जो हमने पहले प्रीडिटरमाइंड सेट किया होता है, एक्चुअल कॉस्टिंग होती है जो एक्चुअल में होती है कॉस्टिंग, ठीक है। मतलब हम जब प्रोडक्ट बनाने के बाद जो कॉस्टिंग निकल के आते हैं, दिस इज योर एक्चुअल कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल ये आपने लोगों ने सेट किया था कि 8 रुपए की बनेगी, बट एक्चुअल में 10 रुपए की बनी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 8 रुपए की थी और 10 रुपए की इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल आपका, आप समझ सकते हो कि एक बजट से रिलेटेड होता है। बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक होती है जहां पे आप लोग कंट्रोल करते हो टोटल एक्सपेंडिचर, आपने टोटल खर्चे को। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के खर्चे को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पे आप ओवरऑल एक्सपेंडिचर, जितना पे मटेरियल पे, वेजेस पे, ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जितना खर्च हुआ है सारा का सारा आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ओवरऑल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, तो उसको आप बजटरी कंट्रोल कहते हो। बेसिकली आप यहाँ पे ओवरऑल बजट को कंट्रोल करते हो, यहाँ पे आप ये इससे समझ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ये वो टेक्निक होती है जहां पे आप कॉस्ट को सेपरेट करते हो फिक्स्ड और वेरिएबल में। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके 3 तरीके की, मतलब आप कह सकते हो कि 3 तरीके की आपकी वो वाली कॉस्ट होती है, मतलब सेपरेशन है कॉस्ट में। अभी आप आगे डिटेल में कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कल की क्लास में आप लोग सारी चीजें पढ़ोगे, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बट एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हर एक प्रोडक्शन पे फिक्स है, जैसे कि रेंट। आप एक बात, आपके पास दुकान है कोई, आप लोग उस दुकान में बैठे हो, आप कितना भी प्रोडक्शन करो, आपकी रेंट अगर 20,000 रुपए देते हो तो 20,000 ही दोगे। फिर आप प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो मत करो, पर आपको रेंट तो देना ही है। दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे आपको देना ही है, उतना ही रहेगा। आपका वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो आपका प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जैसे कि वेरिएबल आप चेंजेबल भी बोल सकते हो। तो वेरिएबल कॉस्टिंग, जैसे कि आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब इस पे आप लोग कह सकते हो कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो उस पर आपका खर्चा कम आएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया, मतलब बहुत सारे मार्केट बनाया, बहुत सारा खर्चा आएगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रोडक्शन कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। तो ये आपका प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। वेरिएबल कॉस्ट आपका प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन कम या ज्यादा होगी, पर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी, चाहे प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो मत हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपसे कहता है फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे वही सब चीजें बताई है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट होती है, ये आपको देना ही है, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है डिटेल में, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में। नेक्स्ट आपसे कहता है टोटल अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। टोटल अब्जॉर्प्शन कॉस्ट वो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है, अब्जॉर्प्शन से आप समझ सकते हो कितना आपने अब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो इसमें बताता है कि ये वो कॉस्टिंग होती है,
यहाँ पे देखो, इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेट, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग जहां पे आपकी जो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिला के, ठीक है। अभी हमने फिक्स्ड और वेरिएबल देख लिया। आज चार्ज टू प्रोडक्ट, जो भी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट्स पे चार्ज होते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में मिला के, ये जो है वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है टोटल अब्जॉर्प्शन, यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में, यानी इस मार्कर को बनाने में कितना टोटल कॉस्ट अब्जॉर्ब हुआ है, हमें ये देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है, नेक्स्ट आपसे कहता है लास्ट वन इज यूनिफॉर्म कॉस्ट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ये ना हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सेम वाला, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को हम सेम कॉस्टिंग भी कहते हैं, सिमिलर। ये जो है वो यूजिंग द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, जिससे हम नंबर ऑफ फर्म से सेम इंडस्ट्री, इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म यानी फर्म के अंदर की कंपैरिजन, फिक्सेशन ऑफ कॉस्ट को रिड्यूस करने में, मतलब टैक्स से रिलीफ दिलाने में, ये जो है वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होती है, यानी कि वो एक तरीके की रहती है हर एक प्रोडक्ट्स पे, हर एक चीजों पे वो एक तरीके से रहती है। दिस इज योर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ये जो है वो गवर्नमेंट में से भी हमें प्रोटेक्शन दिलाने में यूज होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके कुछ 5 तरह की कॉस्टिंग, ये एग्जाम में आ जाता है एग्जाम में, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ये रखो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि जो हम प्री डिटरमाइन सेट करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने सेट कर लिया 8 रुपए की प्री डिटरमाइन प्लानिंग करना बेसिकली। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड वन इज बजटरी। हम यहाँ पे ओवरऑल बजट देखते हैं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड में क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्टिंग आएगी। सेकंड यानी बजटरी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ओवरऑल कितना खर्चा हुआ, ओवरऑल कितनी सारी एक्सपेंसेस आए, कितना लेबर गया, कितना मतलब कितना ओवरहेड गया, सारी चीजों को इकट्ठे जब हम टोटली देखते हैं, इट इज योर बजटरी। इसको हम कंट्रोल करते हैं मतलब टोटल वे में, दिस इज बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका फिक्स्ड और वेरिएबल आता है। फिक्स यानी कि जो हर प्रोडक्शन पे फिक्स रहेगा, जैसे कि रेंट, बट आपका जो वेरिएबल है वो प्रोडक्शन के थ्रू चेंज होगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा, सिंपल। नेक्स्ट आपसे कहता है टोटल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि कितना आपने अब्जॉर्ब किया एक्चुअल में। जैसे कि हमने सेट किया था 8 रुपए की कॉस्टिंग, बट आपने एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग कितनी आई, दिस इज योर 10 रुपीज। तो आपका ये आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है कि कितना एब्जॉर्ब किया उस कॉस्ट में, ठीक है। लास्ट आपके पास ये बचता है, आप यहाँ पे देख लीजिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यानी कि जो हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम होते हैं। ये बेसिकली आपके टैक्स से रिफंड कराने में, या फिर प्रोटेक्शन गवर्नमेंट से किसी भी चीज का, किसी भी रिलीफ का प्रोटेक्शन लाने के लिए आपको यूज करता है। तो आई होप आप सभी को 5 टेक्निक्स अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट था बेसिकली इस वाली वीडियो में। और नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बट ये जो मैं आपको मेथड्स और टेक्निक्स बताई, ये अच्छे से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोगों ने टेक्निक्स और कॉस्टिंग के मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, यानी कि यहाँ पे बताता है आपको कि कुछ प्रिंसिपल्स जो हमने अभी हमने लोगों ने कॉस्टिंग के मेथड्स और कॉस्टिंग की टेक्निक्स पढ़ी है, इसमें ये हम कॉस्ट को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में हम कॉस्ट अकाउंटिंग की इनिशिएशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, सबसे मेन प्रॉब्लम इज व्हाट दिस इज कि आपसे कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक नोट्स है, आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये आपको रीड आउट करना है, मेरे साथ साथ रीड करो। ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिफ्लेक्ट द सेम प्रिंसिपल एंड पर्पसेस। ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सेम पर्पस होता है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सिंपल। तो इसमें यही बताता है कि सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिससे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो इंस्टॉल्ड होती है, ये बिजनेस के, ये जो आपका बिजनेस है उसके नेचर पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आपका छोटा बिजनेस है तो वहां पे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की इतनी नीडेड नहीं है, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम हो जाएगा। बट अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वहां पे आप सभी को कॉस्ट अकाउंटिंग बड़े पैमाने पे करनी होगी, वहां पे आप सभी को सीएमएस को हायर करना पड़ेगा। काफी चीजें यहाँ पे होती है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या होता है। देखो सबसे पहला आपके पास दे रखा है कि ये नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है, यानी कि आपका बिजनेस कैसा है। आपका बिजनेस अकॉर्डिंगली नेसेसरी है कि आपका बिजनेस का मास स्केल कैसा है, इन द सेंस कि आपके बिजनेस को मतलब बड़ा है, बिजनेस छोटा है, जॉब टाइप बिजनेस है, या फिर आपका प्रोसेस टाइप बिजनेस है, किस तरीके का है। यानी प्रोसेस टाइप इन द सेंस कि आपका शर्ट की शॉप है, शर्ट की शॉप में यानी कि आपका एक एक प्रोसेस से होकर गुजरेगा। जॉब टाइप है, यानी कि जॉब टाइप अभी हमने पढ़ लिया ऊपर की जॉब, यानी कि हम एक किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक जॉब के तरीके से ट्रीट करता है। या फिर बैच कॉस्टिंग है, सारी चीजों को पहले हम एनालाइज करेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो किस नेचर का है, ठीक है। नेचर की बिजनेस होता है, ऑब्वियसली बात है, यानी कि अगर एक टेलर की शॉप पे आपका किस तरीके का नेचर होगा, जॉब कॉस्टिंग होगी। एक आइसक्रीम की शॉप पे उसका कौन सा नेचर होगा, उसका बैच कॉस्टिंग होगी। इस तरीके से हम सारी चीजों को बाइफरकेट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नेचर है, इन द सेंस कि वो आपका किस लेयर्स में बना हुआ है, यानी कि उसका नेचर क्या है, उसका साइज वो बड़ा है, इंटरमीडिएट है, छोटा है। अब टेलर की भी शॉप है, आपने पता कर लिया कि नेचर क्या है बिजनेस का। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि वो
साइज में कितना बड़ा है, छोटा है, लार्ज मीडियम स्केल पे है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पता करते हैं। उसके बाद मेथड्स हम देखते हैं, प्रोसीजर्स देखते हैं, जो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं कि हमें देखना होता है कि हम मतलब पेमेंट कैसे करेंगे, वेजेस की पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे करेंगे, सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। ओवरहेड्स कितने आएंगे, कितने खर्चे आएंगे, सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स लगाते हैं यहाँ पे, यानी कि ये डिपेंड करता है आपकी, ठीक है, ये सारी चीजें कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स, यानी कि हम प्रोडक्शन देखते हैं कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इससे कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है, सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस की मतलब पॉलिसीज बनाते हैं कि मैनेजमेंट मतलब आप मैनेज करते हो अपनी कंपनी को। उसके बाद आप मैनेजमेंट देखते हो कि कितना मैनेजमेंट आपने किया है, क्या मैनेजमेंट है, सारी चीजों को हम वहाँ पे गो थ्रू करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग में ये होता है, और इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर लो, इसको तो आप करके जाना। नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा मतलब सिंपल होती है, सिंपल एंड इजी टू यूज होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी ज्यादा सिंपल है। अभी आप देखोगे आगे, अभी तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, बट आगे आप देखोगे इसके अंदर सारी चीजें डायरेक्ट है, बहुत इजी टू यूज है इंस्टीड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे कहता है कि जो है वो सपोर्ट होता है पर्सनल मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसे हम एम्प्लॉइज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें कहता है कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट ऑफ पर्सनल। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हर एक चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे आपके जो भी पर्सन है इंडिविजुअल का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ से आपसे कहता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्म्स, यहाँ पे काफी चीजों का यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइजेशन कर पाते हैं, क्लैशियल वर्क, जितनी चीजें हम यहाँ पे काफी कॉस्टिंग को भी रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम काफी चीजों को देख पाते हैं डिटेल में। ऑब्वियसली हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ गो थ्रू करने वाली चीज है, इसमें अंदर आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ पे डेटा जो है वो एक्यूरेट होता है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये डेली टू डेली डेटा रिकॉर्ड करता है, डेली टू डेली इनिशिएट करता है, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत होती है। प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग ऑन द टाइम होती है, तो बहुत जल्दी, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी, ऑन द टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे नहीं फ्लेक्सिबल होता है, कैपेबल होता है कि ये चेंज को अडेप्ट कर सके। ऑब्वियसली बात है, जो डेली टू डेली वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे तो उनको अपनी गलतियां, अपनी सारी मिस्टेक्स भी पता लगेगी, तो वो सारी चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। चेंजेस अगर रिकंसाइलेशन, यानी कि यहाँ पे हम रिकंसाइल भी कर सकते हैं चीजों को, मतलब अब देख सकते हैं यहाँ पे हम चीजों को रिकंसाइल इन द सेंस कि हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपने मतलब डेली टू डेली हम रेगुलर रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, तो हम रेगुलर उसको रिकंसाइल कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई लॉसेस हो रहे हैं तो हम उसको जल्दी से जल्दी रिकंसाइल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉस्ट, हमने बताया आपको कि इट इज नेसेसरी कि आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ सिस्टम, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि गुड सिस्टम में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो इसमें यही बता रहा है कि यहाँ पे ना हम चीजों को कॉस्ट को ना एनालाइज करके कॉस्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन मतलब कॉस्ट को हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे आपके कुछ इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंस्टॉलमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, तो इसे आप प्रिपेयर करके जाइएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, ये तो हमने देख लिया कि इसके क्या फायदे हैं या फिर इंस्टॉलेशन क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑल, बट इसकी कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये डिफिकल्टीज तो कभी पूछता है बट आपको प्रिपेयर करके जाना है। दिस इज कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना, उसके से हमें सपोर्ट, अब मैं तो आपको वर्बली भी काफी चीजें ऐसे बता सकती हूँ। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई होगी तो कुछ बुराई होगी, फॉर श्योर। अच्छाई भी मैंने आपको बता दी, बट बुराई में क्या है मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे ना, अगर मैं आपको बताऊं, स्टाफ कभी भी, आप कभी बड़ी बड़ी कंपनीज में चले जाओ, वहां पे स्टाफ काम करने को तैयार नहीं है, स्टाफ ही रिपोर्टिंग नहीं देते हैं, जितना काम सिर्फ जो बॉस है वो अपने कंपनी के लिए कर रहा है, ठीक है। जो स्टाफ होता है ना, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारी कंपनी आगे जाए, मन जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो आगे जानी चाहिए। तो यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ये कहता है। तो आपके सेकंड पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे गिवन है कि रेसिडेंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ, यानी कि जो आपके अकाउंटिंग स्टाफ है ना, वो उनका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उनको इंट्रोड्यूस करना, उनका रेसिस्टेंस, यानी उनकी कमी की वजह से हमारी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉब्लम होती है, इंस्टॉल नहीं कर पाते हम कॉस्ट अकाउंटिंग को, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। लैक सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट की तरफ से बहुत कम सपोर्ट मिलता है, यानी कि इसमें कहता है कि कॉस्टिंग सिस्टम ना, ये जो मैनेजर पर्सोनल यानी कि मैंने आपको बताया एम्प्लॉयज, इसमें कहता है कि विदाउट कंसल्टिंग देम, यानी कि अब देखो बॉस ओनर्स क्या करते हैं, वो ना बिना कंसल्टेंट्स के अपने कलीग्स हैं उनके साथ या फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ बिना शेयर करे, बिना चीजों को कंसल्ट करे वो चीजें आगे कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या होता है ना कि उनसे मैनेजमेंट से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। आपसे देखा कि
अकाउंटिंग स्टाफ, रेजिस्टेंस फॉर अकाउंटिंग स्टाफ के थ्रू भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि यहाँ पे हाँ ये कॉर्पोरेशन तो मैंने आप सभी को बता दिया, कॉर्पोरेशन नहीं होता है एम्प्लॉयज का बिल्कुल भी। यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं ना वो ट्रेंड नहीं होते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा लोग आर्टिकलशिप करने आते हैं, जो सीए होते हैं वो आर्टिकलशिप करने जाते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते, वो फ्रेशर्स होते हैं। तो यहाँ पे वेस्टेज कितनी ज्यादा होती है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं उनके साथ, और इंस्टीड ऑफ देम ऑल्सो जब आप कभी भी इंटर्नशिप करने जाते हो किसी भी कंपनी में, तो वहां पे आप एज अ फ्रेशर जब जाते हो तो वहां पे आप कितनी सारी वेस्टेज करते हो, चीजों को कितना खराब करते हो, फर्स्ट टाइम में तो कोई भी सही नहीं कर पाएगा। तो वही चीज इसमें कहता है कि यहाँ पे शॉर्टेज होते हैं ट्रेन स्टाफ की, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड है उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे शॉर्टेज होती है, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा आती है। मैंने अभी आपको ये चीज तो आप कभी भी एनालाइज कर सकते हो कि कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा नीचे आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी। लास्ट टॉपिक आपके पास बचता है इस चैप्टर में से, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सिस्टम। तो एक गुड सिस्टम की क्या जरूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं गुड सिस्टम क्या होता है, फिर सिस्टम क्या होता है। जब जहां पे भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी चीजें हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीजों को डेटा बनाते हैं जहां पे बेसिकली, उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली एक सिस्टम पे प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि क्या नीड है, क्या जरूरत है गुड सिस्टम की। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये सारी चीजें हम अपने माइंड से भी गो थ्रू करके लिख सकते हैं। अगर मैं आप सभी को विदाउट इससे बताऊं, विदाउट पीडीएफ तो आपके सामने है ही खुला हुआ, बट अगर बिना पीडीएफ के भी आप सभी को बताऊं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये ऑन द, एक तो सबसे पहले ये रिजिड होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, रिजिड भी होना चाहिए नेचर में। अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो ये जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करने में ओके होंगे, ठीक है, मतलब कि काम करने में वो लोग अपना दे पाएंगे 100%। अगर वो रिजिड होगा तो भी वो अपना काम करने में अच्छे से, मतलब वो स्ट्रिक्टली काम कर सकता है। तो ये जो है वो सेमी रिजिड जिसे हम कहते हैं, यानी कि रिजिड भी होना चाहिए 50% और 50% आप उसको वेरिएबल यानी कि आप उसे फ्लेक्सिबल भी रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला हो गया टाइमली ये होना चाहिए, मतलब जो गुड सिस्टम है वो एक टाइम के बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आज आपने 11 बजे रिकॉर्डिंग करी कॉस्ट अकाउंटिंग की एज आज की डेट में, और कल की तारीख में आपने रात में 9 बजे रिकॉर्डिंग करी, तो दिस इज नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको अच्छे से, मतलब एक प्रॉपर टाइम पे आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो गुड सिस्टम का दूसरा काम हुआ। तीसरा काम देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो है वो सारी चीजों को एनालाइज करें, जो भी चीजें छोटे से छोटे खर्च हो रहा है, रॉ मटेरियल पे कितना खर्च हो रहा है, सारी चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए सबसे पहली चीज। उसके बाद ये जो है वेट, ये जो है वो सिंपल होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉयज है वो भी अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सके जब वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े तो, ठीक है। उसके बाद आपसे कहता है कि एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मैंने आप सभी को बता दिया, फ्लेक्सिबल होना चाहिए नेचर में, 50% रिजिड होना चाहिए। ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के हित में होना चाहिए, मतलब जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है बेसिकली वैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल होने चाहिए। इसमें कहता है कि कैपेबल होना चाहिए अचीव करने के लिए, ऐसे गोल्स बनाओ जो आप अचीव कर सको। एक गुड सिस्टम वही होता है तो चीजों को एनालाइज करके चीजों को तब बनाता है, मतलब उसके मेथड्स को तभी इनिशिएट करो आप। रिपोर्ट्स जो है वो सिस्टम के थ्रू होने चाहिए, यानी कि वहां पे रेलेवेंट चीजें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 रुपए की चाय पी ली उसको भी कॉस्ट में लिख दिया, नहीं, ये सारे आपके इंटरनल एक्सपेंसेस हैं, इनको आप वहां पे लिखते हो जहां पे आप लोग पे बैक में, ठीक है, वहां पे लिखोगे आप, यहाँ पे इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे आप लोग मिनी कैश बुक्स बनाते हो, वहां पे लिखो आप लोग इसे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि आप कंटेन करते हो इंटेंडेड पर्पसेस से, जो आप इंटेंडेड पर्पसेस से यानी कि जो कॉस्ट से रिलेटेड चीजें वो यहाँ पे लिखो, फालतू चीजें नहीं। ये जो मैंने आपको बताया टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। रिपोर्ट जब आप रेडी करो तो वो आपके एज यूजुअल आपके वो रिपोर्ट्स जो है वो मतलब इफेक्टिव होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए और टाइमली बनने चाहिए बेसिकली। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स है, इन्हें कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सो दिस इज योर होल चैप्टर। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको रीड कर लो एक बार, कुछ है नहीं खास इतना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आपके पास आता है, दिस इज योर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, 3 तो हमने कल देख लिए थे, ठीक है, कल 3 हमने 4 देख लिए थे, हाँ 3 देख लिए थे, 3 ये क्वेश्चंस बचते हैं, इनको अच्छे से बैठ के प्रिपेयर कर लो, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बहुत, ये 6 क्वेश्चन कर लिए, इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, दिस इज माई गारंटी। और उसके बाद जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया हुआ था, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उससे प्रीवियस ईयर में आपके पास 5th क्वेश्चन आया था, तो ये दोनों आप जरूर देख लेना, ठीक है। एक लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि 2020 में एक क्वेश्चन आया होता है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1।
मतलब क्वेश्चन ऐसा ही पूछ रहा था आपसे, बेसिकली आपसे वो इंपॉर्टेंस पूछ रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग के, बस डिफरेंट लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर कर लेना उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो आपको पूरा ओवरऑल आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो ये चैप्टर नंबर 1 आज आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में विद कॉस्ट शीट्स एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी, सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। अब होगा अच्छे से खेल स्टार्ट करेंगे। अब हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कितने तरीके की कॉस्ट है, सारी चीज सीखेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से वीडियो क्लियर हुई होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट में प्लीज बता दो कि कैसी लगी वीडियो। आप लोग कमेंट करोगे तो मतलब मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप सब देख रहे हो, आप सभी को अच्छी लग रही है, तो मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, पीयर्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।